हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम ओमनिशिएंट रीडर द प्रोफेसी मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत एक कोरियाई उपन्यास 3 वेज टू सर्वाइव एपोकैलिप्स से होती है। ये केवल कोई साधारण कहानी नहीं थी। ये बहुत लंबी एक उपन्यास थी जो पिछले 10 सालों से चल रही थी और इसमें 3000 से भी ज्यादा अध्याय थे। शुरुआत में बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा था, लेकिन फिर कहानी इतनी लंबी और कठिन थी कि धीरे धीरे सब ने छोड़ दिया। आखिरकार केवल एक ही पाठक रह गया जो अभी भी इसके अंतिम अध्याय पढ़ रहा था। उनका नाम था किम डोकचा। डोकचा एक सीधा साधा लड़का था जो माध्यमिक विद्यालय से लेकर अब तक अकेला रहता था। जब भी वो अपने जीवन में समस्याओं का सामना करता था, चाहे वो स्कूल में धमकाया जाना हो, कॉलेज की समस्याएं हों या नौकरी का तनाव, ये उपन्यास उसे प्रोत्साहित करता था। कहानी यून ह्योक नाम के एक नायक के बारे में थी। जॉन ह्योक के पास रिग्रेशन की शक्ति थी। वो पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए मरने के बाद समय में वापस जा सकता था। के रुकजे को ये कहानी पसंद थी क्योंकि जॉन ह्योक का संघर्ष उसे अपने नीरस जीवन को जीने की हिम्मत देता था। जिस दिन उपन्यास खत्म होने वाला था, उस दिन रुकाचा सबवे में काम से घर लौट रहा था। अंतिम अध्याय पढ़ते समय उसे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि अंत बहुत दुखद था। केवल नायक बचा था, बाकी सब मर गए थे। रुकाचा अंत देखकर इतना गुस्सा हुआ कि उसने लेखक को एक टिप्पणी लिखी जिसे एकदम बकवास कहा। आश्चर्यजनक रूप से लेखक ने जवाब दिया और उसे धन्यवाद कहा। उन्होंने ये भी कहा, आप ही एकमात्र कारण थे कि मैं इस उपन्यास को पूरा कर पाया। इस उपन्यास को पढ़ने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको अंत पसंद नहीं है तो आप अपना लिख सकते हैं। रुकाचा उनकी बातें बिल्कुल नहीं समझ पाए, लेकिन फिर 7 बजे ट्रेन झटका देती है और अचानक दुनिया बदल जाती है। लाइटें जल उठती हैं और स्मार्टफोन के सिग्नल चले जाते हैं। ट्रेन के माध्यम से एक संदेश गूंजता है, प्लेयर सिस्टम मुफ्त, सेवा समाप्त हो गई है और अब भुगतान की गई सेवा शुरू हुई है। सब भ्रमित थे और कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। इस समय एक छोटा प्राणी हवा में उड़ता है जो खुद को एक धूर्त भी कहता है। डोकाई भी उपन्यास पढ़ने की वजह से इस प्राणी के बारे में जानते थे। डोकाइबी ने सभी डरे हुए यात्रियों से कहा कि उनका शांतिपूर्ण जीवन खत्म हो गया है और अब उन्हें जीवित रहने के लिए अपनी योग्यता साबित करनी होगी। इन सभी लोगों को लगा कि ये एक मजाक है, इसलिए सबको समझाने के लिए इस प्राणी ने यहां खड़े एक व्यक्ति का सिर उड़ा दिया। ये देखकर ट्रेन में भगदड़ मच गई। डोकाइबी ने सभी से कहा कि ये कोई मजाक नहीं है और अब तुम्हें पहला मिशन दिया जाएगा। अगले 10 मिनट में तुम्हें यहां से किसी भी जीवित प्राणी को मारना होगा, यानी किसी भी जीवित चीज को मारना होगा। अगर तुम इसे नहीं मार पाते हो तो 10 मिनट बाद मैं तुम सभी को मार डालूंगा। कुछ लोग डर के मारे वहीं जमे खड़े थे, वहीं कुछ लोग भाग गए थे। खुद को बचाने के लिए तुमने दूसरों को मारना शुरू कर दिया। यहां पर इत्मीनान से खड़े एकमात्र व्यक्ति डोकचा था। वो समझ गया था कि इसी दृश्य से उपन्यास शुरू हुआ था। अब चूंकि उसने उपन्यास पढ़ा था और ये पूरी स्थिति उस उपन्यास से जुड़ी हुई थी, डोकचा को पहले से ही आने वाली स्थिति के बारे में पता था। उन्हें यह भी पता था कि इस बार का लक्ष्य इंसान नहीं बल्कि किसी भी जीवित प्राणी को मारना है। डोकचा यहाँ एक बच्चे को देखता है जिसके पास बहुत सारे कीटों से भरा एक डिब्बा भी था। वो तुरंत उस बच्चे के पास जाता है और उससे एक कंटेनर लेकर एक कीट को मार डालता है और पास खड़े अपने सहयोगी को काट लेता है। डोकचा ही पहला व्यक्ति था जिसने काट लिया। इसी कारण घोषणा की जाती है कि डोकचा को 300 सिक्के मिले हैं। ये पता चलता है कि सिक्के ही इस दुनिया में सब कुछ हैं, जिनसे लोग अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं और खुद को बचाने के लिए कोई भी चीज खरीद सकते हैं। इस समय डोकचा देखता है कि सबने इंसानों को मारना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी एक लड़का था जो एक बूढ़ी महिला पर हमला कर रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। डोकचा समझ गया कि ये आदमी नामून है, उपन्यास का एक पात्र जिसे लड़ना पसंद है। डोकचा बूढ़ी महिला को बचाना चाहता था, लेकिन नामून से लड़ने की शक्ति उसमें नहीं थी। फिर उसे याद आया कि इस उपन्यास में वो कुछ भी खरीद सकता है, यहां तक कि शक्ति भी। तो वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और सबसे पहले अपने सिक्कों का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ाता है। अचानक उसका शरीर हल्का और मजबूत महसूस हुआ। इस शक्ति से डोकचा ने नामून को जोरदार तरीके से पीटा। फिर महिला को बचाने के लिए उसने उसके हाथ में एक कीट रखा और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही कीट को मार देती है। महिला उसे नहीं मार पाई थी। परिणाम स्वरूप उसके सिक्के बढ़ने लगे और समय भी शून्य पर पहुंच गया। ये पता चलता है कि डोकचा
उसके सहयोगी और छोटा बच्चा को छोड़कर कोई भी इस मिशन को पार नहीं कर पाया था, इसलिए सिस्टम ने वहां मौजूद सभी को नष्ट कर दिया। ट्रेन अब लाशों से भरी थी। ट्रेन खून से भरी हुई थी। डोकैबी भी ट्रेन में लौट आया और इस रक्तपात को देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा कि सितारों के बीच बैठे लोग जो इस सब का एक फिल्म या नाटक की तरह आनंद ले रहे हैं, वे जरूर बहुत खुश हुए होंगे। दिखाया जाता है कि अब ट्रेन पुल पर रुकती है और अचानक एक बहुत खतरनाक राक्षस पानी के अंदर से उड़ता है और इस पुल को तोड़ देता है। अब सभी लोग नीचे गिरकर मर जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग ट्रेन के दरवाजे खोल देते हैं और डोकजा एक छोटे बच्चे को उठाता है और अपने सभी सहयोगियों को लेकर टूटे हुए पुल पर से दौड़ना शुरू कर देता है। उन्होंने सोचा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पिछले दौर में मारे गए यात्री ज़ॉम्बी में बदल गए थे और उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे मर जाएंगे, लेकिन तभी डोकजा ने पीछे मुड़कर देखा और उपन्यास के मुख्य नायक जॉन ह्यूक को उन सभी ज़ॉम्बी से आसानी से लड़ते हुए देखा। इस समय जब जॉन ह्यूक ने डोकजा और उसके सहयोगियों को देखा तो वह हैरान हो गया। वे एक रिग्रेसर था जो मरने के बाद जीवित हो गया था। उसे याद था कि वहां क्या हुआ था और आज से पहले उसने कभी किसी को उस ट्रेन से जिंदा भागते हुए नहीं देखा था। इसलिए उसने डोकजा को पकड़ा और उसे पुल से लटका दिया। नीचे राक्षस मुंह खोले डोकजा का इंतजार कर रहा था। जॉन ह्यूक ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम कैसे बच गए? डोकजा सच नहीं बता सका। कहा कि वे बाहरी दुनिया से उपन्यास में आया है, इसलिए उसने झूठ बोला कि उसके पास एक राक्षस है, उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है और उसका उपयोग करके वे बच गया। डोकबा कहते हैं, अच्छा, अगर ऐसा है तो अपनी शक्ति का उपयोग करके हमें दिखाओ कि हम इस राक्षस से कैसे बच सकते हैं। ये कहकर डोकबा सीधे डोकजा को राक्षस के मुंह में फेंक देता है। डोकबा सीधे राक्षस के पेट में गिर जाता है। चारों ओर अंधेरा है। डोकबा के आते ही डोकबा के पेट का एसिड बढ़ने लगता है और वो जल के डोकबा को पिघला देता। डोकबा घबराया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि डोगाबाई का यहाँ भी एक छिपा हुआ सिस्टम है। उसने उससे संपर्क किया और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक साथी स्ट्रीमर है जो सामग्री की तलाश में है। मैं इस हिस्से को इतना मनोरंजक बनाऊंगा कि लोग इसे बार बार देखेंगे और तुम्हारे साथी का चैनल सिक्कों से भर जाएगा। उसने जवाब दिया कि वो भी मुनाफे का हिस्सा चाहता है। संक्षिप्त बहस के बाद डोकबा सहमत हो जाता है। डोकबा को कुछ सिक्के मिले, जिनका उपयोग करके उसने कांटेदार एक हथियार खरीदा। उसने इस हथियार का उपयोग करके राक्षस को मार डाला, फिर उसका पेट काटकर भाग गया। वो न केवल जीवित भागा, बल्कि उसने भारी मात्रा में सिक्के और विशेष वस्तुएं भी अर्जित की। उसने अपनी विशेष वस्तुओं को डोकबाई प्राणी के साथ विनिमय किया और विश्वास के ईथर के साथ विनिमय किया, ये जानते हुए कि ये बहुत उपयोगी होगा। फिर वो अपनी पहचान छिपाने के लिए एक मास्क पहनकर निकटतम सुरक्षित स्टेशन पर चला जाता है। रास्ते में डो कुछ गुंडों को एक लड़की पर हमला करते हुए देखता है। वो उसे उपन्यास के एक चरित्र के रूप में पहचानता है जो शुरुआत में ही मर गया था, लेकिन कहानी बदलने का फैसला करता है। साहस और अपनी अर्जित शक्ति से वो सभी गुंडों को भगा देता है और लड़की को बचाता है। हब्बन अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देता है और उसके साथ जाने का फैसला करता है। वे एक स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां वे वहां बहुत से जीवित बचे लोगों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, लेकिन ये स्टेशन एक भ्रष्ट आदमी द्वारा चलाया जा रहा है। वो सबकी मदद करने का नाटक करता है, लेकिन वास्तव में वो उनका फायदा उठा रहा था। वो कमजोर लोगों को राक्षसों के शिकार के रूप में बेचता था और यहाँ जीवित रहने के लिए सिक्के कमाता था। डुकचा सबसे पहले समझ जाता है कि यह आदमी एक धोखेबाज है। जब वो डुकचा से दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसे अपने सिक्कों को इस समूह के साथ साझा करने के लिए कहता है। डुकचा जब स्पष्ट रूप से इनकार करता है तो यहाँ के लोगों को लगता है कि डुकचा स्वार्थी है। डुकचा किसी की बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि सबको बचाने के लिए इस व्यवस्था को तोड़ना जरूरी है। इस समय अगर डुकचा अपने सिक्के सभी को देता तो उनमें से किसी को भी अगले दौर में नहीं खेलना पड़ता, लेकिन डुकचा सबको कहता है कि मैं तुम्हें सिक्के नहीं दूंगा, लेकिन तुम सभी के बदले में मैं उस सुरंग को साफ करूंगा जिसके माध्यम से तुम अगले दौर में प्रवेश कर पाओगे। तुम और ऊपर जा सकते हो। डुकचा ने इस काम के लिए एक छोटा समूह बनाया था। उसके सहयोगियों में एक सैनिक, जिस लड़की को उसने अभी बचाया था, उसका सहकर्मी और वो छोटा बच्चा जिसके पास पहले कीट थे शामिल थे। इस बच्चे में कीटों से संवाद करने की क्षमता थी, इसीलिए डुकचा जानता था कि वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वे एक अंधेरी सुरंग में उतरते हैं जहां उन्हें ग्राउंड रैट नामक एक राक्षस का सामना करना पड़ता है, जो वास्तव में एक राक्षस था।
ये लड़ाई अत्यधिक खतरनाक थी। राक्षस उन पर एक विष से हमला करता है जिससे वे भ्रमित हो जाते हैं और अपनी बुरी यादों में फंस जाते हैं, यादें जो उन्हें हमेशा सताती थीं। सैनिक को एक दृष्टि थी जब वो एक कठिन समय में सेना में अपने सहयोगियों को बचाने में असमर्थ रहा था। इवान ने उन पर हमला करने वाले गुंडों को देखा था। इस तरह अपनी बुरी यादों को देखकर सब डर के मारे जम गए। लेकिन डोकचा में ये कौशल चौथी दीवार नामक एक कौशल था जिसने उसके मन को भावनाओं से बचाया था। इस तरह उसने खुद को भ्रम और हमले से बचाया था। चिल्लाकर और सभी के भ्रम को तोड़कर वो होश में आता है। समूह फिर से हमला करता है। डोकचा ने दुकान से व्हाइट स्टार प्योर एनर्जी खरीदी थी जिसने उसके हथियार को चमका दिया था। फिर उसने और रूही ने इस हथियार से राक्षस पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। राक्षस को नष्ट करने के बाद उन्हें बहुत सारे नए हथियारों वाली एक ट्राइड बुक मिलती है। सब अपने हथियार बांट लेते हैं और डोकचा को एक टूटी हुई तलवार मिलती है। सबको लगा कि ये बेकार है, लेकिन डोकचा जानता था कि यही सबसे अच्छी चीज है। जो ईथर ऑफ फेथ उसने पहले खरीदा था वो इसी उद्देश्य के लिए था। जब वो तलवार पर ईथर ऑफ फेथ लगाता है तो ये प्रकाश में बदल जाती है और प्रकाश का ब्लेड बन जाती है, एक ऐसा हथियार जो किसी भी दुश्मन के लिए अटूट और अप्रतिरोध्य था। अपना मिशन पूरा करने के बाद वे स्टेशन लौटते हैं और भ्रष्ट नेता के बारे में सच्चाई सभी जीवित बचे लोगों को बताते हैं। इवोन, जिसे भ्रष्ट गिरोह ने यातना दी थी, गुस्से और न्याय में डूब जाती है। वो भ्रष्ट नेता को मार डालती है और जीवित बचे सभी को मुक्त करती है। लेकिन रुकने का समय नहीं था। मुख्य परिदृश्य को जारी रखने के लिए उन्हें अगले स्टेशन चुंगमोरो जाना पड़ा। जब वे चुंगुमोरो पहुंचते हैं तो स्थिति अत्यंत भयानक थी। स्थिति एक हरे क्षेत्र की थी। रात में जीवित रहने के लिए आपको जमीन पर हरे चौक के अंदर रहना पड़ता था। हालांकि वहां बहुत से लोग थे और हरा क्षेत्र बहुत सीमित था। वहां एक अजीब आदमी भी था। एक जमींदार की तरह उसने भारी संख्या में हरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था और सिक्कों के बदले में सभी को उन्हें दे रहा था। जो लोग पैसे नहीं दे सकते थे वे रात में राक्षसों का शिकार होते थे। यहाँ दुब्जा की एक हाई स्कूल की लड़की से मुलाकात होती है जो उसे बताती है कि वो हीरो यानी जोंग ह्योक की छात्रा है। वह उसे ये भी बताती है कि जोंग ह्योक पहले ही चला गया है। इस समय डॉग की राक्षसों को मारने की योजना थी। वह जमींदार बने आदमी से लड़ना नहीं चाहता था बल्कि उसका इस्तेमाल करना चाहता था। ऐसा करने के लिए वह आदमी को बहुत सारे सिक्के ऑफर करता है और उसे भर्ती करता है। डोकचा की चालाकी देखकर डोगबाई खेल को और कठिन बना देता है। ऊपर से जो लोग ये सब देख रहे थे वे और ड्रामा चाहते थे, इसलिए डोगबाई ग्रीन जोन की संख्या कम कर देता है। यह लोगों को एक दूसरे को मारने की एक चाल थी। लोग और भी घबरा गए थे क्योंकि ठीक उसी पल ग्रीन जोन बदलने के समय राक्षसों ने हमला किया था। यह पूरी तरह से धोखा था। टोक्ता समझ गया था कि जीवित रहने का तरीका ग्रीन जोन के लिए लड़ना नहीं बल्कि इसे नष्ट करना है। अगर जोन गायब हो जाता तो खेल के नियम टूट जाते और खेल बंद हो जाता। लेकिन यह बहुत जोखिम भरा कदम था। ये विचार उसे उतना खास नहीं लगा। अब वो राक्षस की ओर देखता हुआ सोच रहा था कि अगर वो इन राक्षसों के बॉस को मार सकता है तो ये स्थिति और जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ बॉस, इन सभी राक्षसों की रानी, केवल कोई साधारण राक्षस नहीं थी, ये एक भयानक ड्रैगन था। मूल उपन्यास में इस बिंदु पर नायक जोंग ह्योक अक्सर मर जाता था और फिर समय में वापस जाना पड़ता था और पहले दौर से शुरू करना पड़ता था। ये याद रखते हुए डोकजा समझ गया, लेकिन तभी डोकचा चिल्लाया, तुम हार नहीं मानोगे नीजांग। ये देखकर ड्रैगन गुस्से में आग उगलने लगा, लेकिन डोकचा ने एक ऐसी चीज खा ली जिसने उसकी सारी आग सोख ली, खुद को बचाया। फिर उसने ड्रैगन पर हमला किया और अपने अन्य साथियों को भी उसके साथ शामिल होने के लिए कहा। डोकचा पर विश्वास करते हुए उन्होंने सही समय पर हमला किया। सैनिक ने सबसे पहले अपनी ढाल से ड्रैगन के हमले को रोका। फिर डोकचा की कॉर्कर ने अपने जादुई धागे से ड्रैगन को कसकर पकड़ लिया। फिर योद्धा लड़की उड़ गई और ड्रैगन की पीठ पर कूद गई। उसने बार बार ऊपर से ड्रैगन को मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। दूर खड़े टोंग ह्योक दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उसने बहुत पहले ही हार मान ली थी, लेकिन अब ये सब देखकर उसने अपना साहस वापस पा लिया। वो खड़ा होता है, अपनी तलवार उठाता है और आगे बढ़ता है। डोकचा पहले से ही उपन्यास पढ़ने के बाद जानता था कि ड्रैगन की छाती के अंदर एक कोर छिपा हुआ है
और ड्रैगन को मारने के लिए उसे उस कोर को तोड़ना होगा। लेकिन डोकचा ये भी जानता था कि जैसे ही वो उस कोर को तोड़ेगा, एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का उदय होगा, एक विनाशकारी विस्फोट होगा और वो व्यक्ति जो कोर को तोड़ेगा वो निश्चित रूप से मर जाएगा। उपन्यास में नायक जॉन ह्यो हमेशा एक सहकर्मी का बलिदान करता था, लेकिन डुक्चा को वो अंत पसंद नहीं था जहां एक नायक खुद को बचाने के लिए अपने सहकर्मियों को मार डालेगा। वो इस स्थिति को बदलना चाहता था। उसने फैसला किया कि डुक्चा के बजाय वो और अच्छा नायक बनेगा। वो अपने सहकर्मियों को बचाने के लिए खुद का बलिदान देगा और एक नायक को यही करना चाहिए। ये फैसला लेने के बाद वो विदेशी ड्रैगन की ओर दौड़ा और अपनी रोशनी की ब्लेड को उसकी छाती में धकेल दिया, जिससे उसका कोर टूट गया। ड्रैगन जोर से चिल्लाया और एक चमकीला विस्फोट उन सभी को घेर लिया। जॉन ह्यॉक आश्चर्य से देखता रहा जब डुक्चा रोशनी में गायब हो गया। ड्रैगन राख बन गया और ये दृश्य स्तर को पूरा करता है। ड्रैगन के मरने के बाद उन्हें अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन वे सब हताश हो गए। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि डुक्चा मर गया है। पूरा दल रोने लगा, लेकिन फिर धूल साफ हो गई। यहां से उन्होंने डुक्चा को चलते हुए देखा और ये भी देखा कि वो जिंदा है। अब यहां हम मोड़ को प्रकट करते हैं कि खुद को बचाने के लिए उसने पहले मिला एक पुरस्कार इस्तेमाल किया, जिसका नाम था नो किलिंग का राजा, और उस पुरस्कार की वजह से वो मौत के बाद भी जीवित हो गया था। चक हॉक बहुत हैरान होकर डुकचाई की ओर देख रहा था। ये उसके लिए एक अज्ञात आदमी है। इस कहानी में उसने इस आदमी को पहली बार देखा था और ये आदमी उससे बहुत बेहतर था। इस लड़के को भविष्य भी पहले से पता था और इस कहानी को खत्म करने के लिए उसने अपने किसी भी साथी को नहीं छोड़ा। उसने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। वो जानता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले कुछ स्तर और परिस्थितियां इससे भी कठिन हो सकती हैं, लेकिन वो जानता था कि ये एक टीम है और एक टीम के रूप में काम करके ये लोग इस उपन्यास से विजेता बनकर निकलेंगे। इसी तरह फिल्म यहीं समाप्त होती है, जहां डुकचाई और उसकी पूरी टीम को दिखाया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।